नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं, कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में और भी ज्यादा आसानी हो सके, आपको मेहनत कम करनी पड़े और साथ ही साथ आपका मुनाफा जो हो वो अधिक हो सके। कुछ ऐसे ही विषय अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत करवा देते हैं हमारे आज के विषयों से, जो कि रहेगा बायोगैस तकनीक से खेती, और साथ ही बात होगी अक्षय ऊर्जा के बारे में। ये हमारे आज के जो दो विषय हैं वो रहने वाले हैं। बायोगैस तकनीक से किस तरह आप खेती कर सकते हैं और अक्षय ऊर्जा, ये हमारे आज के दोनों ही विषय रहेंगे। और अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो फिर आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060, 1800113061। ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप प्रश्न करेंगे तो आप अपना जो प्रश्न है एक तो वो आसानी से साफ आवाज में पूछ पाएंगे, साथ ही जो हमारे विशेषज्ञ होंगे उन तक भी आपका प्रश्न साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमें अक्षय ऊर्जा पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाली है डॉक्टर कनकलता जी। डॉक्टर कनकलता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो। नमस्ते। नमस्कार। और इसके साथ ही डॉक्टर कनकलता, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर ये बातचीत करना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि अक्षय ऊर्जा क्या है, थोड़ा संक्षेप में जानेंगे। जी बिल्कुल, अक्षय ऊर्जा जैसे कि इसका नाम से ही विदित है कि जो क्षय ना हो सके, यानी जो समाप्त ना हो पाए, उस ऊर्जा को ही हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसे हम कहते हैं तो रिन्यूएबल, जो रोज रोज नवीनीकरण रहता है, वो कभी खत्म नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, हवा है, पानी है, पशुओं से प्राप्त होने वाला जो मल गोबर है, ये सारी चीजें हैं जो हमारे, जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारा ये समाज रहेगा, तब तक ये सारी चीजें रहेंगी, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये सब कुछ रहेगा। तो इस ऊर्जा का प्रयोग, इन साधनों का प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में कैसे करें, और इस जो करते हैं इसे को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल, और इस सब के बारे में आपसे जरूर विस्तार से भी जानेंगे डॉक्टर कनकलता, लेकिन पहले आइए दिखाते हैं आपको अक्षय ऊर्जा पर एक खास रिपोर्ट। खेती में बुआई से लेकर फसल कटाई के लिए बिजली की जरूरत होती है, लेकिन घटते संसाधनों और सीमित आपूर्ति के कारण कई बार कृषि कार्य बाधित हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सोलर ऊर्जा से सिंचाई पंप और यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी चलाए जा रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए सरकार 3 हॉर्स पावर का प्लांट लगवाने पर 90% तक की छूट देती है। सिस्टम लगने के बाद किसान को हमेशा के लिए बिजली आने जाने और न होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। हालांकि सरकार डीजल पर किसानों की निर्भरता कम करने और किसानों को अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार देश में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए प्रयासरत है। जिन इलाकों में किसी तरह की खेती नहीं हो सकती है, वहां पर सोलर यूनिट लगाई जा रही है और उन यूनिट को बिजली के ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे बंजर जमीन पर नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर यूनिट लगेगी, जिसके लिए किसान को भुगतान किया जाएगा। मोदी सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार देगी, 30% राशि बैंक लोन के रूप में देगी। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा के ऊपर, और आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे जो अगले गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, डॉक्टर JPS डपास जी, जो कि हमें जानकारी देने वाले हैं बायोगैस तकनीक से खेती के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर डपास। डॉक्टर डपास, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आज का हमारा विषय है बायोगैस तकनीक से खेती, तो बायोगैस आखिर क्या है? ये तो हम सभी जो है वो कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, जिससे कि जो किसान इसके बारे में अगर कोई जानकारी
जानकारी नहीं रखते हैं तो उनको किस तरीके से आप समझा सकते हैं बायोगैस? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो फसल उत्पादन के साथ साथ में पशु भी रखते हैं और उनके साथ में काफ़ी कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो उनके लिए अदरवाइज ठीक नहीं होता है, उसको ठीक यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस वेस्ट से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। जैसे अभी बात चल रही है सौर ऊर्जा की, जिससे सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। इसी तरह से बायोगैस टेक्नोलॉजी जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी नवीकरणीय ऊर्जा है और ये नवीकरणीय मंत्रालय के अंदर आती है और सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। अब बात आती है कृषि में इसका क्या महत्व है। कृषि में इसका विशेष महत्व है, वो इसलिए है कि कृषि के लिए हर एक रूप से ये फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा ये है कि हमारी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस प्लांट से प्राप्त होने वाला खाद सबसे अच्छा खाद माना जाता है। और आजकल हमारी सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या हम कहते हैं प्राकृतिक खेती पे बहुत जोर दे रही है। उस खेती में भी इसके खाद का विशेष योगदान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो गुण होते हैं वो तीनों प्रकार के होते हैं। मिट्टी के 3 गुण होते हैं, प्राकृतिक, आपके हमारे जो कहेंगे फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। तो तीनों प्रकार के गुणों में इसका फायदा होता है, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक। और ये जो गुण है ये हमारी मिट्टी जो भी फसल उत्पादन है उसमें हमेशा सहायक होते हैं जी। तो जितने ज्यादा जैविक अच्छे गुण होंगे उतना बढ़िया होगा। तो बायोगैस सैलरी का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ती है, खासकर उन सूक्ष्म जीवों की जो हमारे लिए मित्र हैं और हमारे किसानों के बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं और पैदावार बढ़ाने में हमारा बहुत योगदान दे सकते हैं जी। इसके साथ साथ इसकी जो हमें सैलरी प्राप्त होती है उसके अंदर संतुलित मात्रा में पौधे को जितने भी पोषक तत्व आवश्यक है, 16 के 16 या 17 तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और जब पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छे उत्पादन के साथ साथ उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी खास होती है। इसके अलावा इससे जो हमें गैस मिलती है, इस गैस से हम लोग अपने घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हर घर की एक आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता आपकी घर पे ही पूरी हो सकती है, आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपके घर में ही हो सकती है। इसके साथ साथ इसकी जो गैस है उसको हम रोशनी के पैदा करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और रोशनी के साथ साथ आजकल इसकी गैस से हम लोग डीजल बिजली भी बना रहे हैं। और बिजली के अलावा अगर इसकी गैस की मात्रा हमारे पास खूब अच्छी है, मतलब बड़ा प्लांट है हमारे पास, तो इसकी गैस को हम प्यूरिफाई करके हम बस, कार, ट्रैक्टर और जितने भी हमारे वाहन हैं वो भी चला सकते हैं। इसको हम बायो सीएनजी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक इसका मूल्य संवर्धन वाला प्लांट हो और साथ साथ में हमारे पास इसके आवश्यक जो गवर्नमेंट की हमारे अप्रूवल है वो सब हो, तो हम इसको कर पाएंगे। और हमारी कई सारी एजेंसियां इसको बढ़ावा देने के लिए विशेष योगदान दे रही हैं। तो खेती के विकास में इसका एक विशेष योगदान हो सकता है, चाहे बागवानी हो, चाहे धान्य फसलें हो, चाहे तिलहन फसल हो, चाहे हमारी सब्जी वाली फसलें हो, चाहे फल वाली फसलें हो, सभी फसलों में इसके खाद का एक विशेष योगदान हो सकता है। तो ये एक ऐसी तकनीक है जो हर किसान के घर में होना अत्यंत आवश्यक है। और जब किसान के पास ये तकनीक होगी तो उसकी फसल का उत्पादन जो लागत है वो कम होगी और साथ साथ में जो हमारा पर्यावरण है वो बचेगा। ये एक पर्यावरण हितैषी तकनीकी है जिसका हमें बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए और सरकार इसके ऊपर काफी जोर दे भी रही है। जी बिल्कुल, और इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर प्लांट की बात करी और साथ ही साथ आपने ये भी जानकारी दी कि सरकार से जो है वो इसके लिए मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पर जरूर बातचीत करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे जो किसान भाई बहन इस वक्त हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक ये तमाम जानकारियां पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर हमारा आज का जो विषय है वो अक्षय ऊर्जा पर भी है और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर कनकलता जी मौजूद हैं। डॉक्टर कनकलता, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो अक्षय ऊर्जा है इसके बारे में अभी आपने संक्षेप में बताया जब हमने रिपोर्ट दिखाई, उससे पहले जब आपसे बातचीत करी, थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये अक्षय ऊर्जा जो है इसका उपयोग कहाँ हो सकता है। जी बिल्कुल, ये अक्षय ऊर्जा तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे या हमारे सुनने वाले किसान मित्र भी समझ गए होंगे कि जो ऊर्जा सदा यहाँ पे अनवरत रूप से हमें मिलती रहे वही अक्षय ऊर्जा है। जैसे अभी हमारे दूसरे जो डॉक्टर साहब थे वो भी कह रहे थे, जो बायोगैस है ये भी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इन सारी चीजों का भी उपयोग हम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस तरह से, और अभी अब मैं आपको बताऊं कि जैसे सूरज की रोशनी है, सौर्य ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, इसका अभी तो बहुत ज्यादा हमारे देश में भी अब काफी इसका उपयोग होने लग गया है, जिससे बिजली उत्पन्न की जा रही है। दूसरे भी जो सिंचाई के लिए पंप चलाया जाता है, इससे बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। अब तो घरेलू स्तर पे भी इनका उपयोग अभी शुरू हो गया है।
इसके अलावा जो पवन चक्कियां हैं, पवन चक्की भी अभी बहुत ज्यादा अभी ये उपयोग में आने लग गया है, क्योंकि अभी देखते हैं कि हमारे यहाँ विंड वेलोसिटी, हवा का जो रफ्तार है हमारे देश में कई जगह बहुत ज्यादा है, खास करके समुद्री तट पे या फिर जैसे जो बहुत खुला जगह हो वहां पे। तो इन खुली जगहों में अगर हम पवन चक्कियों को लगाया जाए और इससे जो बिजली उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका हम उपयोग करें, तो ये सारे जो है ये हमारा इस ऊर्जा में। इसके अलावा जो समुद्री तट है वहां पे जो लहरें आती जाती रहती हैं, उनसे भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो कई प्रकार की जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास में, जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता है, उनसे जो हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वो अक्षय ऊर्जा कहलाता है। और खास करके अभी जो आप देखेंगे कि आए दिन अगर आप सफर कर रहे हो, अभी तो कुछ समय से हम घर में लोग बंद हो गए थे बीमारी के कारण, लेकिन जब भी हम सफर करते हैं तो आप रास्ते में देखेंगे कि खेतों में बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हुए हैं जी। और ये काफी दूरी मतलब दूर में लगाया गया है। तो ये सारा जो पैनल है, अब इतनी जागरूकता आ गई है कि किसान अपने खेतों में, जो खेत बंजर हो या जहाँ बहुत ज्यादा उपज नहीं हो पाती है, वहां पर वो अब सौर ऊर्जा, जो सौर पैनल है, सूरज के जो ऊर्जा से चलने वाले जो पैनल्स हैं उनको लगाते हैं और उनसे वो बिजली उत्पन्न करते हैं, जो उनके उपयोग में तो आता ही आता है और जो ज्यादा है वो सरकार को बेच भी सकते हैं। इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि बंजर भूमि में बिजली की खेती करें। तो एक नए प्रकार की खेती किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर आ गया है कि वो ऐसे जो बंजर भूमि है वहां पे बिजली उत्पादन करके भी वो काम कर सकते हैं और ये सहारा उनका होगा अक्षय ऊर्जा के थ्रू। तो ऐसे ही है, पवन चक्की से भी ऐसा ही है। पवन चक्की में भी जो बड़े बड़े पवन चक्की अभी हमारे देश में प्रचलित हो रहा है, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि जो इसका यंत्र होता है, जो पवन चक्की लगती है, वो बहुत ही जायंट विशाल होता है, इनकी पंखियां बहुत बड़ी होती हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है जहाँ पे ये पंखी घूम सके, और खास करके जहाँ पे हवा की रफ्तार ज्यादा मिलती हो वहीं पे ये लग सकते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि काफी पवन चक्की लग गई है और इससे जो बिजली उत्पन्न होती है ये हमारे लिए घर की रोशनी के साथ साथ जो खेती के दूसरे काम में भी बिजली का प्रयोग होता है उसका कर सकते हैं। अभी मैं सौर ऊर्जा पे बात करना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो किसान हैं उनकी अगर आप बात करें किसानों से, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है ऊर्जा, बिजली, क्योंकि उनको सिंचाई करनी होती है, उनको और दूसरे काम होते हैं, लेकिन जो बिजली का आना जाना, बिजली उनको समय से मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी उनकी मशीन चलते चलते बंद हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो बिजली के आने जाने से, बिजली कम प्राप्त होने से। लेकिन अगर वहां पे किसान सोलर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो वो इतना अच्छा होता है कि सौर ऊर्जा से उनको बहुत आसानी से वो बिजली प्राप्त कर लेते हैं। ये बिजली का अचानक चला जाना, खत्म हो जाना, इन सब का कोई झंझट ही नहीं होता है उनको। दूसरी बात है कि हर महीने जो बिजली का बिल आता है, कभी कभी सुनेंगे कि बहुत भारी भरकम बिजली का बिल आ गया है, वो सारे कुछ बिल वगैरह आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर एक बार सोलर पैनल्स लगा दिए गए तो उससे जो बिजली उत्पन्न होती है उससे वो बहुत दिनों तक उसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि सोलर पैनल को क्षति नहीं पहुंचे, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि बंदर वगैरह जो होते हैं, जंगली जानवर जैसे होते हैं, वो कभी कभी इसको नष्ट करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वो प्रक्रिया हमें पूरी करके रखनी पड़ेगी कि इसको जहाँ भी ये सोलर पैनल हो वहाँ की थोड़ी निगरानी सही तरीके से हो सके। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और किसान एक बार अगर सोलर पैनल लगा ले तो अनवरत रूप से वर्षों तक वो उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। और जी, इसी के साथ हमारे एक दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पाटिल जी महाराष्ट्र से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, हमें सोलर ऊर्जा का कनेक्शन होना है। जी, आप सोलर ऊर्जा के कनेक्शन के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ जी। महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में जलगांव जिला। जी, जलगांव से बात कर रहे हैं। जी, डॉक्टर कनकलता जी क्या बताना चाहेंगी? सोलर पैनल के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं महाराष्ट्र जलगांव से रमन पाटिल जी।
जी, देखिए ऐसे तो ये हर राज्य में जो राज्य सरकार है इसके ऊपर अलग-अलग योजनाएँ बनाती हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं, ख़ास करके जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे ऐसी योजनाएँ चलती हैं कि किसान वहाँ पे जाकर के आवेदन दें और उनको वहाँ पे जो सोलर पैनल्स लगाने के लिए, सोलर मोटर पंप लगाने के लिए वहाँ पे उनको वो उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। और उसके जो फीस वगैरह जो उसके चार्जेज होते हैं वो अलग-अलग राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग तरीके से निर्धारित है। और मैं अपने किसान मित्र से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा सुविधा हो रही हो तो आप जो अपने नज़दीक के का कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ भी जाइए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे वो गाइड कर सकते हैं, आपको जी। बताएँगे कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए नॉलेज हब होता है, तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत ही उचित कदम है कि आपने ऐसा सोचा है और सोलर पैनल आप लगवाना चाहते हैं। सोलर पैनल लगाने से इनको 2-3 फायदे होंगे, क्योंकि जब ये सोलर पैनल लगा लेंगे तो इससे अपनी जो सिंचाई है, मोटर पंप वगैरह है, वो उसका काम हो जाएगा। इसके साथ-साथ इनके अगर घर और खेत नजदीक है तो ये घर के लिए भी बिजली का उपयोग कर बिजली का सकते हैं, उपयोग या कर घर सकते हैं, दूर बिल्कुल। है, हाँ, तो वहाँ उनके पंखे चल सकते हैं, उनकी जी। रोशनी हो सकती है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, टॉर्च तो तमाम चार्ज जो कर सकते सुविधाएं हैं। हैं वो इससे उठा सकते हैं अगर ये सोलर पैनल जो है वो जी अगर हाँ, लगवा ले तो। बिल्कुल इसी के साथ लगवा। कार्यक्रम में इन दोनों ही विषयों के ऊपर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में। और साथ ही दूसरी ओर बात हो रही है किस तरीके से बायोगैस तकनीक से आप खेती कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप इन दोनों ही विषयों के संबंध में कोई जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-306 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बस अपने टीवी की आवाज को बंद रखिए और साथ ही नेटवर्क एरिया में आकर आप अपना प्रश्न पूछिए। हमारे साथ डॉक्टर डबास और डॉक्टर कनकलता जी मौजूद हैं। डॉक्टर डबास का आइए रुख करते हैं। डॉक्टर डबास, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस तकनीक से खेती के बारे में, किस तरीके से किसानों को लाभ हो सकता है कि अगर वो बायोगैस तकनीक को अपनाएं, और साथ ही साथ क्या इसके लिए कोई किसी तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जाता है? देखो, प्रशिक्षण तो हर जगह काम आता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अगर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो हमारे जो काम में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बायोगैस की तकनीक का सवाल है, ये हर किसान के लिए बहुत ही आवश्यक तकनीक की है। चाहे हम मुर्गी पालन कर रहे हों, चाहे हम सुअर पालन कर रहे हों, चाहे हम बकरी पालन कर रहे हों, चाहे हम भेड़ पालन कर रहे हों, और साथ में कोई भी फसल लगाते हों, तो ये सभी हमारे व्यवसाय हैं, इनको सबको मिक्स कर देते हैं। इवन मछली पालन को भी इसमें अगर हम सम्मिलित करें तो उसमें और ज़्यादा फायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बायोगैस तकनीक ऐसी जो सबके साथ मेल खाती है और सभी को साथ लेके चलने वाली है। इससे जो हमें गैस मिलती है, इस गैस से जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर के खाने के साथ साथ में हमारा ट्यूबवेल चल सकता है, हमारे इंजन चल सकता है, हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगा सकते हैं।
कोई भी चीज़ की। अगर हमारे पास अगर बायोगैस प्लांट बड़ा है और काफ़ी मात्रा में हमारे पास गैस है, जैसे हमारे किसी किसान ने बड़ी डेयरी कर रखी है, तो उसके पास बड़ा प्लांट होगा, तो दूध अगर बेचेगा दूध का भाव कम मिलेगा, लेकिन दूध से अगर वो पनीर बनाएगा, मावा बनाएगा, खोआ बनाएगा, तो उसके लिए गैस उसको बायोगैस प्लांट से मिल जाएगी और उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो हमारे किसान भाई दूसरा कोई प्रोसेसिंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और इससे जो हमें 2 उत्पाद मिलते हैं। सबसे पहला उत्पाद है खाद। इसका खाद जितने भी देसी खाद हैं सबसे विशेष महत्व का है, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है अधिक है। दूसरा ये एक पर्यावरण हितैषी तकनीक है, और तीसरी खास बात यह है कि इसमें हमारी मजदूरी है वो भी कम लगती है। जैसे खाद बाहर निकलता है तो खाद को हम सुखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें खेत में बिखेरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिंचाई जल के साथ अगर मिक्स करके हम खेत में लगाते हैं तो उसके ज्यादा लाभ मिलते हैं, और खड़ी फसल में हम इसको लगा सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब भी हम जैविक खेती की बात करते हैं तो एक चर्चा आती है अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम पौधे की जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाएंगे फसल लगाने से 1 महीने बाद से लगभग फसल कटने से 1 महीने पहले तक। तो ये ऐसा टाइम होता है जिसमें फसल पौधे का विकास होना होता है, और यही तय होता है कि वो पौधा ज्यादा कितनी पैदावार देगा। तो इसकी अगर हम खाद को पानी के साथ देंगे इस दौरान, तो न केवल नाइट्रोजन की मात्रा की आपूर्ति हो जाएगी, बल्कि जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को है वो सभी के सभी पोषक तत्व खेत में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम पानी के साथ इस खाद को लगाते हैं तो यह खाद खेत में एक परत बना लेता है। जो खेत में एक परत बनती है वो नीचे से खरपतवारों को रुकने से रोकती है, दूसरा वो नमी के ह्रास को भी रोकती है, और तीसरी बात है वो मल्च का काम करती है, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारी जो जमीन है उसके भौतिक गुणों में बेहद सुधार होता है। बिल्कुल, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी, मुझे माफ करिए। हमारे एक दर्शक जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है, राहुल कुमार जी, बिहार से काफी देर से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी। हेलो जी, राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ जी। प्रश्न पूछिए अपना। जी, मैं सोलर पैनल लेना चाहती हूँ। सोलर पैनल लेना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। और मतलब आपको किस कार्य के लिए चाहिए? आपको अपने घरेलू स्तर के लिए चाहिए कि खेत के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना? जी, मैं खेती करता हूँ और लगभग जी खेती के लिए आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉक्टर कनकलता जी, क्या बताना चाहेंगे? बिहार से हैं। जैसे कि हम पानी पटाने के लिए 10 HP मोटर का जैसे कि कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि ये सोलर पैनल पे ही चलाएं हम। जी बिल्कुल। डॉक्टर कनकलता? जी हाँ जी हाँ, तो ये मैं अपने राहुल कुमार जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि वो सोलर पैनल अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो जरूर लें और जरूर लगाएं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही यंग किसान है, तो ऐसी ही युवा पीढ़ी जब आगे आएगी तभी हमारे देश में परिवर्तन होगा, हमारे खेती की जो तौर तरीका है इसमें परिवर्तन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वहाँ के जो बिजली विभाग है वहाँ पे अक्षय ऊर्जा विभाग भी होता है अलग से, तो आप वहां जाकर के आप पता कीजिए, वो आपको बताएंगे आपका कितना बड़ा क्षेत्र है, वो सर्वे करने आएंगे, फिर आपको देख करके बताएंगे कि आपको कितना बड़ा पैनल लग सकता है। और बहुत ही सीधा सरल है कि अगर आप गांव में रहते होंगे या जहां भी हो, अगर वहां से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हर राज्य में ये विभाग भी किसी और के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे ये खाद्य विभाग से भी जुड़ा हुआ रहता है, कहीं पे ये बिजली विभाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आप वहाँ पे जाकर के संपर्क करें कृषि विज्ञान केंद्र से, अगर फोन से भी उनसे पूछ सकते हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट होंगे, वो जिला का पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन सोलर पैनल लगाना बहुत ही अच्छी बात है, और वहाँ अगर आप लगाएंगे, अपने खेत पे लगाएंगे, तो आपके सिंचाई का काम उससे आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने घर के लिए भी बिजली और दूसरे रोशनी और दूसरे भी अन्य उपकरण को संचालित करने के लिए बिजली प्राप्त कर सकेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर इन्होंने उस सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन ज्यादा कर लिया तो वो भी आप बिजली विभाग को आप बेच भी सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि जो युवा किसान हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो वो इन सब चीजों को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से।
सीधे विभाग से मिलके आप बात करें और आप जरूर इसको लगाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर राहुल कुमार जी तमाम जानकारियां जो है वो आपको मिल गई हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर डबास का। जी डॉक्टर डबास, मैं चाहूंगी आप। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हर किसान के पास में एक बायोगैस प्लांट होना बहुत ही आवश्यक है। उससे सबसे बड़ा फायदा है उसको ये है कि उसको खाद भी मिलेगा, साथ साथ में उसको ऊर्जा भी मिलेगी। और ऊर्जा और खाद का अगर वो प्रयोग करता है तो उसकी उत्पादन लागत कम होती है। और साथ में अगर हम बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को भी लिंक करते हैं तो सरकार इसको प्रोत्साहित भी कर रही है। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छा खाद मिलेगा और आपको पैसा भी जो सब्सिडी का मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और आपकी लागत भी नहीं आएगी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उसका मुश्किल से हम अब 40% अचीव कर पाए, 60% और बचा हुआ है। और ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम जो बाहर से विदेश से हम आयात करते हैं उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन होगा। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन होगा? सबसे पहले तो जो एलपीजी हम बाहर से लेते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा, हम खाद भी काफी मात्रा में हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जनरली जो हमारे किसान भाई हैं वो 2 ही 3 खादों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी कि यूरिया, डीएपी और कभी कभी पोटाश का करते हैं। तो हमारी जो जमीन है उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है। लेकिन इस खाद के अंदर जो बायोगैस की जो सैलरी होती है इसमें सभी के सभी सूक्ष्म भी और जो हमारे मुख्य पोषक तत्व सभी के सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो हमारी जो मिट्टी उसके जो हमारे उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। जल धारण क्षमता बढ़ने से क्या होगा कि किसान को कम पानी में ज्यादा पैदावार मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके घर से धुआं खत्म करते हैं। आज हम देखते हैं गांव में काफी हमारी जो महिलाएं हैं वो काफी समय गोबर के उपले बनाने में खर्च कर देती हैं। अब इन उपलों से एक तो पॉल्यूशन होता है, दूसरा उनका समय जाता है। तीसरी बात यह है कि ये उपले जनरली किसान भाई कहाँ रखते हैं कि जहां हमारी गाय भैंस की खोर है उसके नीचे रखते हैं। उससे क्या वहां पे कुछ इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं जो हमारी गाय और भैंसों को नुकसान करते हैं। तो इन सब का समाधान मिलता है। इसके अलावा जब हमारी कोई महिला खाना बनाना शुरू करती है तो उसको खासकर बरसात के मौसम में उपले जलाने में या लकड़ी जलाने में बहुत दिक्कत आती है और इसकी गैस को जलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसका टोटल इनपुट वो किसान के घर पे है। इनके उसका गोबर भी उसके घर पे है, उसके जो बच्चे उसके अगर लैट्रिन को लिंक करते वो भी उसके घर पे है। और साथ साथ में जो उसके खलियान से जो कोई वेस्ट आता है तो वेस्ट भी इसमें प्रयोग हो सकता है। और हमारा जो किचन वेस्ट है वो भी प्रयोग हो सकता है। और इन सब से हम एक तो वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट से एक तो एनर्जी पैदा करेंगे और वेस्ट टू वेल्थ। वेल्थ कैसे पैदा करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो खाद मिल रहा है वो हमारी खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और किसानों को कम लागत में ज्यादा पैदावार मिलेगी। और आज जैसा कि आप जानते हैं एक पूरे हमारे जो लोग हैं उनमें एक अच्छी पहल हो गई है कि वो अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको सुरक्षित भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग ना हो। तो इस किस्म के खाद को हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा जैविक होता है, अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं करता। और इसके साथ साथ में जहाँ पे हम संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हमारी फसलों में कीट और बीमारी का भी प्रकोप कम होता है। और जहाँ इस खाद का प्रयोग करते हैं वहाँ खरपतवारों का भी प्रकोप कम हो जाता है। और दीमक तो ऑलमोस्ट 2-3 साल में बहुत ही कम हो जाती है, जो एक मुख्य कीट है जो काफी नुकसान करती है। तो ये किसानों की एक ऐसी तकनीक है जो हर किसान के घर पे होना बहुत जरूरी है। और सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है, कई सारे प्रकार का अनुदान दे रही है। और आजकल तो सरकार यहां तक भी चाह रही है कि जो हमारे जो जंगली जो जानवर हमारे जो खुले में घूमते रहते हैं, जो पशु हमें तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत किसान परेशान है, वो भी आपके लिए एक एनर्जी का साधन बन सकते हैं अगर उनका गोबर का प्रयोग करें और उससे जो दूसरी चीज मिलती है उसका प्रयोग करें। और इसके अंदर जो गोबर घोलने के लिए अगर हम पेशाब का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के पेशाब का, तो उससे खाद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है और किसान की झंझट भी कम हो जाते हैं। और तो एक ऐसी तकनीक है जो सब किसानों के घर में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ जेके राय जी इस वक्त फोन कॉल पर हैं नोएडा से। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनका सवाल जानते हैं। हेलो जी, जेके राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार मैडम, मेरा मुझे 50-60 स्क्वायर क्यूबिक मीटर का बायोगैस डिजाइन करना है जी। बुक वगैरह मिल सकती है क्या? कुछ हेल्प मिल सकता है डॉक्टर राय जी? ऐसा है, अगर आप कोई भी अभी प्लांट बनाना चाहते हैं, बायोगैस प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी मिलती है। तो उसके लिए आप अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करेंगे। खंड विकास अधिकारी आपको बताएंगे कि आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है। जहां तक प्लांट का जो साइज का आपने पर्सन उठाया है कि कितने आकार का बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास में इनपुट कितना अवेलेबल है, कितना गोबर या कितना वेस्ट अवेलेबल है जिसको हम प्रयोग करेंगे और उससे जो एनर्जी मिलेगी उसका हमें क्या प्रयोग करना है। तो एनर्जी के मैंने मोटे मोटे 3 प्रयोग आपको बताए। गैस को आप घर में खाना बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, रोशनी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, घर में डीजल इंजन को चलाने में प्रयोग कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए प्रयोग
उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको बायो सीएनजी बनाने की सोचते हैं तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 2000 क्यूबिक मीटर का प्लांट होना बहुत जरूरी है, या इससे बड़ा आकार का हो। जितने बड़े आकार का होगा उतना ही बेटर है। यानी कि 6000 क्यूबिक मीटर का अगर प्लांट बनता है तो उससे हम एक कमर्शियल सीएनजी स्टेशन भी खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सरकार से आवश्यक परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपके पास गोबर की मात्रा टनों में चाहिए, कुछ मतलब लगभग 1500 से 2000 टन चाहिए पर डे। अगर ये उपलब्ध है तो आप अपने घर पे सीएनजी स्टेशन अपने खेत पे खोल सकते हैं, जिससे आप दूसरों में सीएनजी बेच के और साथ में जो खाद मिलेगा उससे लगभग एक आधे जिले मतलब पूरे ब्लॉक में आप ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने प्रश्न किया था उसकी जो जानकारी डॉक्टर डबास ने आप तक पहुंचाई वो आपके जरूर काम आएगी। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम के विषय हैं अक्षय ऊर्जा और साथ ही हम बात कर रहे हैं किस तरह से बायोगैस तकनीक से आप खेती कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पर लगातार जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 1800113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आइए रुक करते हैं डॉक्टर कनकलता का। डॉक्टर कनकलता, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अक्षय ऊर्जा है इसका पर्यावरण पर किस तरीके का जो असर है वो पड़ सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि अक्षय ऊर्जा हमारे वातावरण के लिए वरदान है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम कोई भी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जब भी हम कुछ कोल, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों का जब हम दहन करते हैं तभी हमें कोई एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने में आप देखिए जितनी एनर्जी मिलती है उससे कहीं ज्यादा हम पॉल्यूशन करते हैं जो हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा की बात करें या पवन ऊर्जा की बात करें या बायोगैस की बात करें तो ये सारा कुछ भी है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ही शांति से सूर्य की उष्मा को लेकर के ये बिजली बना देता है। इससे कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है या कोई ऐसे गैस का उत्सर्जन नहीं होता है
जो हमारे वातावरण को प्रभावित कर सके। पवन चक्की में भी यही है, अगर पवन चक्की चलती है तो जो हवा चल रही है उसी को रोटेट करती हुई और वो बिजली बनाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे जहरीली गैस का या वातावरण को प्रभावित करने वाला कोई रसायन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये वातावरण के लिए। और दूसरी बात है कि अगर हम ईंधन की बात करें तो या तो फिर हम जंगल की लकड़ी को जला देते हैं, या फिर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि गोबर के उपले बनाकर जलाते हैं, जो कि जो गोबर है हमारे लिए गैस बना रहा है, लेकिन जब अगर हम उपले के रूप में जला देते हैं तो वो धुआं निकालता है और एक इतनी अच्छी एनर्जी का सोर्स को हम सिर्फ जला देते हैं। उसका जो बाय प्रोडक्ट है गैस है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो वातावरण पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि वो बिल्कुल क्लीन, इसको हम कहते हैं क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे डॉक्टर कनकलता। यहाँ पर जो डबास जी मौजूद हैं, डबास जी मुझे आपसे इसी के संबंध में ये प्रश्न करना है कि जो बायोगैस है वो किस तरीके से पर्यावरण के लिए लाभकारी साबित हो सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा बायोगैस के तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए लाभकारी इसलिए है कि जैसे कि अभी कनकलता जी बता रहे थे, अगर हम गोबर को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और साथ में दूसरी गैसें बनती है जो कि हार्मफुल होती है और हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और जब हम गैस बनाते हैं तो इससे मीथेन बनती है और साथ में CO2 बनती है। मीथेन को हम अगर जलाते हैं तो मीथेन की जो नुकसानदायक क्षमता है वो लगभग 20 गुना कम हो जाती है और बल्कि इसका प्रभाव ही कम होता है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इनके वातावरण हितैषी तकनीकी है जो हमारे वातावरण को बहुत अच्छा करती है। दूसरी बात आती है कि जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं अपने कीटों को रोकने के लिए या बीमारियों को रोकने के लिए, तो वो वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। साथ साथ में जो किसान उनका प्रयोग करता है उनके स्वास्थ्य पे भी कुप्रभाव डालते हैं। जब हम बायोगैस स्लरी का प्रयोग करते हैं तो हमें इन रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इन रसायनों के प्रयोग की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि इस तकनीक की जो प्राप्त खाद होती है उसमें से न तो खरपतवार पनपते हैं, खरपतवार बीज जो है स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और जब फसल को हम संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देते हैं तो ऐसी फसलों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और जब प्रकोप ही नहीं होगा तो हमारा उसमें दिक्कत क्या आएगी? तीसरी बात यह कि हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को ये लगातार बढ़ाते हैं। एक बार अगर खाद डालते हैं वो 3 साल अगर नहीं भी डालते तो भी वो खाद काम आती है, लेकिन रासायनिक खादों में जो एक बार हमने प्रयोग कर लिया है वो 6 महीने बाद भी काम नहीं आता। बल्कि जो हम खाद डालते हैं, अगर हमने नाइट्रोजन 100 किलो डाली तो हमारी फसलें मुश्किल से 30 से 35 किलो ले पाएंगी। बाकी 65 किलो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड बनके या अमोनिया बनके जब वातावरण में जाती है तो वातावरण को प्रदूषित करती है और इसमें से कुछ नाइट्रेट जो पानी में लीच करके जमीन में नीचे चला जाता है वो पानी को जहरीला कर देता है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारे रासायनिक खादों में ये दिक्कत आती है। दूसरी बात है, जब हम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं तो मुश्किल से 15 से 20% ही हमारे पौधे प्रयोग कर पाते हैं, बाकी फास्फोरस जमीन में फिक्स हो जाती है जो हमारे पौधे नहीं ले पाते। लेकिन जो बायोगैस स्लरी है इसमें इस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो उस फास्फोरस को भी घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं और जो बायोगैस स्लरी के अंदर जो फास्फोरस है उसका अधिकांश भाग हमारे पौधे ले पाते हैं क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में है। इसी तरह से हमारी जो बायोगैस स्लरी इसमें 16 के 17 पोषक तत्व जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी संतुलित मात्रा में है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है और वातावरण को अच्छा करती है। और जहाँ पे गैस का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो गैस रिप्लेस कर रही है लकड़ी जलने को या उपले जलने को, तो उससे फिर वातावरण हमारा साफ सुथरा रहता है। इसी तरह से इसकी गैस को अगर हम CNG में प्रयोग करते हैं तो गांव में भी हम CNG स्टेशन लगा के CNG वाहनों का प्रयोग करते हैं तो जो हरित वाहन है उसमें प्रयोग हो सकता है। और हमारे देश में जानवरों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है जी, और आदमियों की संख्या नंबर 2 है। और दोनों से जो प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम वेस्ट कहेंगे, उससे हम वेल्थ भी बना सकते हैं, एनर्जी भी बना सकते हैं और अपने खेतों के लिए भूमि उपजाऊ बना सकते हैं। और जो आज हम एक बात कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी का उपजाऊपन कम होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मिट्टी को सही मात्रा में जीवांश तत्व नहीं देते। और इसकी खाद में सारा का सारा जीवांश तत्व जब मिट्टी को जाता है तो उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और साथ साथ में कार्बन की मात्रा अगर मिट्टी में बढ़ती है तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कम पानी देने में हमें ज्यादा पैदावार मिलती है। और हमारी जो मिट्टी के कण हैं उनका इस प्रकार से आकार बन जाता है कि उसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन का है वो बहुत ज्यादा उसमें होता प्रभाव होता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे ज्यादा पैदावार देते हैं। और जो हमारा अनाज, सब्जी या फल जो हम पैदा करते हैं उनकी पोषक तत्वता भी बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर जब पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे पौष्टिक पोषक तत्व में मिलते हैं। तो ये एक वातावरण हितैषी तकनीक है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण महिलाओं के लिए
क्योंकि ग्रामीण महिलाओं का अक्सर जो सारे काम है वो ग्रामीण महिलाएं करती हैं, और जब वो खाना बनाती हैं तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में वही एक्सपोज होती है। बिल्कुल। तो उनका एक्सपोजर कम होगा, बर्तन काले कम होंगे, धुआं कम होगा, घर का गंदा, और खेत के उपजाऊपन बढ़ेगा, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, और खेत में किसान की जो लागत है वो कम होगी। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा यही है, और ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत ही हितैषी तकनीकी है। तो आपने कई इसके जो है वो फायदे यहाँ पर बताए हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, खासकर जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से इससे लाभ मिल सकता है, साथ ही खेतों में किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है उनको कैसे लाभ मिल सकता है, घरेलू स्तर पर किस तरीके से बायोगैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत देर से जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। तो अब आपसे इसके संबंध में जानना चाहेंगे किस तरीके से जो बायोगैस प्लांट है अगर हमारे किसान भाई बहन लगाना चाहे तो वो कैसे लगा सकते हैं, और खासकर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनको आसानी से लगाया जा सकता है। क्या पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बायोगैस प्लांट को लगाया जा सकता है, या जो केवल उनमें ही जो है इसे आसानी से लगाया जा सकता है? बायोगैस तकनीकी पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, और इधर हम अगर राजस्थान से बात करें तो हम सिक्किम और हम बर्मा बॉर्डर तक भी लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सरकार जो प्रोत्साहन राशि देती है वो डिफिकल्ट एरिया में प्रोत्साहन राशि की मात्रा भी बढ़ा देती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि सभी जगह कोई ना कोई जानवर रखता है, फसल उत्पादन करते हैं। जो फसलों का वेस्ट है, आज हम देखते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में हम गेहूं की पुराली जलाते हैं, धान की पुराली जलाते हैं। वो धान की पुराली अगर हम बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो उसका खाद बन जाता है। वही धान की पुराली अगर हम गेहूं की पुराली हम बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो उसका खाद बनता है, गैस भी बनती है, दोनों चीजें बनती हैं। तो ये ऐसी चीज है यहाँ पे रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। हमारे साथ हमारे जो दर्शक है नीलेश मिश्रा जी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बातचीत करें, उनका सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मुझे कुसुम योजना जो है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, विस्तृत जानकारी। एक बार अपना प्रश्न दोबारा से दोहराएं। कुसुम योजना करके जो सोलर में गवर्नमेंट किसानों को जो स्कीम दे रही है ना जी, कुसुम योजना के बारे में जी विस्तृत जानकारी चाहिए थी। जी बिल्कुल, डॉक्टर कनकलता। जी, ये नीलेश जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े थे, जानकारी लेना चाहते हैं कुसुम योजना के बारे में। जी जी हाँ, ये सौर ऊर्जा से संबंधित ही है, और इसमें जो किसानों को इस पे जो सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं, जो पैनल लगाना चाहते हैं, इस पे उनको सब्सिडी प्राप्त होती है। और ये जो उनके जितना पैनल आप लगाना चाहते हैं उसके अनुसार, उसके साइज के अनुसार उनको सब्सिडी मिलती है। और ये सब्सिडी कहीं पे केंद्र सरकार के साथ ही इस कुसुम योजना के अंतर्गत तो है ही, कभी कभी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें कई योजनाएं इस पे रखी गई हैं। तो ये आप वहाँ पे जा करके अपने डिपार्टमेंट जो वहाँ आपका काम कर रहा है यहाँ पे कुसुम योजना के साथ में, और खास करके जो आपके प्रखंड के जो अधिकारी हैं, यानी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या अगर आप डिस्ट्रिक्ट से नजदीक हैं तो जो डीडीओ हैं, उनसे भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। खास करके जो ऊर्जा विभाग है वहां पे इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और ये जो पैनल्स लगते हैं, इसके लिए लगाने के लिए थोड़ी पर्याप्त जगह की जो जगह होती है वो देखी जाती है। तो कभी भी जब आप पैनल्स लगाएंगे तो अपना जो एरिया है उसका एक जायजा आपको वहाँ डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा कि कितने पैनल्स आपके वहां पे लग सकते हैं, और उसी अनुसार वहां से डिपार्टमेंट के लोग भी आकर के आपकी उस जगह का सर्वेक्षण करेंगे, और उसके अनुसार आपको उस पैनल्स के बारे में पैनल्स आपको दिए जाएंगे, और वहां से ही लोग आकर के उसकी सेटिंग भी कर देते हैं जी। और बस आपका काम होता है कि आगे उसका उपयोग करें और उसकी सुरक्षा रखें, क्योंकि पैनल्स में एक ही बात है कि कभी कभी पैनल्स के टूट जाने का डर रहता है, तो इसलिए वो सुरक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, खास करके ग्रामीण उन क्षेत्रों में जहाँ पे बंदर इत्यादि जानवर का कोई प्रभाव ज्यादा हो, और कभी जब ओले वगैरह गिरते हैं तब भी थोड़ा उसमें क्षति पहुंचने का डर होता है। तो इस प्रकार से ये, और वो आपको समय समय पे गाइडलाइन भी वहाँ पे आपको मिलेगा। और मैं बार बार
जो भी किसान है मैं उनसे भी एक निवेदन ये भी करती रहती हूँ कि क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में खोला गया है और वहाँ पे आपको रूबरू जानकारी, क्योंकि हम 1 मिनट 2 मिनट में आपसे सिर्फ हम परिचय ही दे सकते हैं, लेकिन अगर विस्तृत जानकारी है या फिर आपको कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे योजनाओं का पूरा लाभ लें, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। वो आपको अच्छी तरीके से जानकारी भी देंगे और उसके बाद आपको उसमें पूरी दिशा निर्देश भी मिलेगा। हो सकता है वो आपके साथ भी उन अधिकारियों तक भी जाएं और आपका काम बहुत सहजता से हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे मिश्रा जी, यहाँ पे तमाम जानकारी डॉक्टर कनकलता ने आप तक पहुंचा दी है और उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके जरूर काम आएंगी। इसके साथ ही वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और डॉक्टर डबास का रुख करेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में और साथ ही बात हो रही है बायोगैस तकनीक से खेती के संबंध में। डॉक्टर डबास हमें जो है वो बायोगैस खेती से तकनीक के संबंध में ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं और अक्षय ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी दे रही है डॉक्टर कनकलता जी। आइए रुक करते हैं डॉक्टर डबास का। डॉक्टर डबास, हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे किस तरीके से जो है वो बायोगैस प्लांट लगाकर फायदा ले सकते हैं किसान। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे किसान उसका बहुत फायदा ले सकते हैं। और सबसे पहली बात आती है, हमें बताते हैं बायोगैस प्लांट होते कितने प्रकार के। सामान्यतः बायोगैस प्लांट कई सारे प्रकार के हैं कि उनके आकार हम उसको किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक लोहे के ड्रम वाला होता है, उसको कहते हैं KVIC मॉडल, और दूसरा तो जो टोटल ब्रिक्स से बनता है उसको कहते हैं हम KVIC आपका दीनबंधु मॉडल। और ये दोनों ही मॉडल ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा गणेश और दूसरे मॉडल भी हैं जो हैं। और कुछ बायोगैस प्लांट आजकल रबड़ के बन के भी आ रहे हैं, जो प्लास्टिक की जैसे हमारी पानी की टंकी होती है, इसी प्रकार के बायोगैस प्लांट भी छोटे बन के आ रहे हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ बायोगैस प्लांट हम कस्टमाइज कर रहे हैं आजकल बायो CNG स्टेशन के लिए, तो बहुत बड़े होते हैं, तो उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। और कुछ जगह तो बायोगैस प्लांट से हम कुछ इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, तो ये बायोगैस प्लांट के लिए बहुत सारे नाना प्रकार के फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देखना है कि हमें किस आकार का लगाना है। आकार का जो प्लांट जब हम डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास गोबर की मात्रा पर डे कितनी उपलब्ध है। जितना गोबर होगा उसी के आधार पे हम आकार का तय करेंगे। जैसे अगर किसी किसान के पास 25 किलो गोबर है तो उसका 1 घन मीटर का प्लांट लगेगा। जिसके पास 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का प्लांट लगेगा। 100 किलो गोबर वाले का 6 घन मीटर का प्लांट, और 150 किलो गोबर पे 6 घन मीटर का प्लांट, और 250 पे 10 घन मीटर का प्लांट आप लगा सकते हैं। तो ये तो प्लांट के आकार हो गए। इससे बड़े भी आकार हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वेस्ट अवेलेबल है। तो गोबर के अलावा जो भी सड़ने गलने वाली चीजें उसका भी बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जा सकता है।
और कुछ आजकल शहरों में और कस्बों में जो हमारा सिटी वेस्ट होता है उससे भी बायोगैस बन रही है, उससे बायो CNG में कन्वर्ट करके कहीं बसें चलाई जा रही हैं, कहीं दूसरी चीज़ें हो रही हैं। तो देश काफ़ी विकास कर रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन किसान अभी पिछड़ा हुआ है क्योंकि हर किसान के घर में बायोगैस प्लांट नहीं है। उसके घर में जानवर तो हैं, उसके घर में फसल तो लगाई जा रही है, उसने पोल्ट्री फार्म तो खोला हुआ है, उसने पिगरी फार्म भी खोला हुआ है, वो कोई दूसरा भी काम कर रहा है जिसका वेस्ट बायोगैस में इस्तेमाल होकर अच्छा खाद बन सकता है और गैस बन सकती है, लेकिन उसने प्लांट नहीं लगाए हैं। तो इसके लिए हर किसान को मैं जागरूक करना बहुत जरूरी है कि ये जो प्लांट है ये केवल गैस के लिए नहीं लगता, गैस तो एक बाई प्रोडक्ट है, इसका जो मुख्य उत्पाद है वो खाद है जो हर किसान की जरूरत है, चाहे वो कोई भी फसल लगाता हो, कितने भी एरिया में खेती करता हो। तो ये खाद जो उसकी उत्पादन लागत को कम करता है, मिट्टी के जो गुणों हैं उनमें सुधार लाता है और ये इसके टिकाऊ खेती में सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है जी। और जब जैविक खेती की बात कहते हैं तो इस खाद के बराबर कोई दूसरा खाद नहीं है। मैं तो ये भी अपने किसानों को बताना चाहूंगा, यह खाद हमारी कुल्डी के खाद से और वर्मी कंपोस्ट से भी बेटर है और इसका अगर उपयोग हम तरल मात्रा में करते हैं, पानी के साथ करते हैं, सिंचाई जल के साथ में, तो हमारी फसल पे मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा असर होता है और सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे छोटे जो हमारे किसान हैं जो जिनके पास जोत का आकार छोटा है, जितने भी छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं जी, वो किसान जो है जानवर ज्यादा रखते हैं जी। अगर ऐसे प्लांट किसान जो है अगर प्लांट लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, उनकी लागत बहुत कम हो जाएगी क्योंकि सरकार भी चाहती है जो छोटी जोत का किसान है, जो छोटा किसान है, उसकी ज्यादा मदद हो। तो उसके लिए किसी जो प्लांट है वो ज्यादा लाभदायक हो सकता है, तो उनको ज्यादा लगाने चाहिए। और सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है जो कि खाना बनाती है घर में या गोबर का मैनेजमेंट करती है, पशुओं की देखभाल करती है, उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो ये खाद एक ऐसा है जिसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है, इसका बढ़ावा मिलना बहुत जरूरी है और हर किसान के घर में इसका होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा किसान वही अपने बच्चों को प्यार करता है या पत्नी को प्यार करता है जिसके घर में बायोगैस प्लांट है, जिसके घर में नहीं है तो वो प्यार नहीं कर रहा। प्यार तभी कर पाएगा जब उसके आराम और उसके बाकी चीजों के बारे में सोचेगा, और वो कब आएगा जब आपके घर में बायोगैस प्लांट होगा। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बात जो है वो यहाँ पर करी है। चलते चलते आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर कनकलता जी का। डॉक्टर कनकलता, आपसे मैं संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि ये जो अक्षय ऊर्जा है इसके लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, किस तरीके से मदद करिए, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, इस पे काफी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। जैसे कि अभी कुसुम योजना की बात कर रहे थे, तो इस योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से लगाने की बात चल रही है। तो इसमें मैं चाहूंगी कि किसान बहुत जल्दी से, जो जागरूक किसान हैं वही जल्दी से जल्दी इसको करवा सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो घर घर में गृहिणियों को भी सौर ऊर्जा की बात की जा रही है और सौर कुकर की, सौर चूल्हा की बात होती है, वो भी महिलाओं को कहीं कहीं पे देखिए कि दिया जा रहा है। जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ तो मैंने भी अपने क्षेत्र की महिलाओं को उसकी ट्रेनिंग भी दी है और कुछ महिलाओं को हमने डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी सूर्य कुकर दिया है कि वो किस तरह से जब खेतों में जाती हैं तो घर में वो खाना उनका बना हुआ तैयार रहे। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं। पवन चक्की की योजना भी है, बायोगैस भी जो कि अक्षय ऊर्जा का ही एक अंग है, इसकी भी योजना चल रही है जो डॉक्टर साहब तब से बता रहे हैं। तो ये इन सब में बस बात है कि जो जागरूक हैं वो इसको प्राप्त करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, प्रगतिशील तभी वो बन पाएंगे। क्योंकि योजनाएं तो सरकार बनाती है, उनको जानना और फिर उस पर अमल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर कनकलता जी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ डॉक्टर अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी अहम जानकारियां बायोगैस तकनीक से किस तरीके से हमारे किसान खेती कर सकते हैं, इससे जुड़ी आपने जो भी अहम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारे कल के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल का विषय होगा अरहर की खेती और साथ ही हम बात करेंगे अनार की खेती के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन दोनों ही विषयों के संबंध में और आप पहले से ही अपने हमें जो सवाल हैं वो भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपने प्रश्न पहले से ही भेज सकते हैं। और अगर फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां पर भी आप अपना प्रश्न इन दोनों ही विषयों के संबंध में चाहें तो लिख सकते हैं।
और अगर आप अपने प्रश्न हमें रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो हमारा जो दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है वो नोट करिए, 1800-113-0660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम के इस भाग में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए। नमस्कार।